लेक्चर में एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में बहुत बेसिक चीज़ जानी और सेक्शन 5 तक हमने कंप्लीट किया। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना कि बेसिकली ये एक्ट क्या है। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो है 1961 का है। इसका एक्ट नंबर जो है 41 है 1961 का। प्रेसिडेंट असेंबली 25 दिसंबर 1961। इन्फोर्समेंट में आया 30 दिसंबर 1961 को। टोटल चैप्टर इसमें 7 हैं, 51 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल इसके अंदर दे रखे हैं। इसके एक्सटेंड की बात की है तो होल ऑफ मध्य प्रदेश पर इसका एक्सटेंड है, लोकल लॉ है, ऐसा भी हमने इसके अंदर जाना था। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 1 हमें प्रिलिमिनरी चैप्टर नंबर 1 बताता है प्रिलिमिनरी, और जिसमें हमने प्रोविजन जाने प्रिलिमिनरी में। सबसे पहला प्रोविजन जाना कि संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ एक में हमें मिला, तो इसका नाम क्या है, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ मध्य प्रदेश पर है और ये प्रथमता उन क्षेत्रों पर भी लागू होगा जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए, नोटिफाई किए गए, और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट शेड्यूल में हम नए क्षेत्रों को भी जोड़ते जाएंगे। उस अकॉर्डिंग उस डेट से जो भी हमने उसके संबंध में मेंशन किया उस दिनांक से वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर भी लागू होगा। ऐसा हमने सेक्शन 1 में जाना। सेक्शन 2 हमें डेफिनेशन क्लॉज बताता है। डेफिनेशन क्लॉज में हमने ए से लेकर आई तक डेफिनेशन पढ़ी। पहली डेफिनेशन हमने देखी स्थान की, यानी कि एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन के अंदर 4 चीज़ें हैं जो आती हैं। पहली चीज़, जो ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में न लाई जा रही हो, एकोमोडेशन के अंतर्गत आएगी। दूसरा, भवन या भवन के भाग से कोई जुड़ा हुआ उद्यान है, मैदान है, गैराज है या आउट हाउस है, जिसको उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी है, तो वो भी स्थान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा थर्ड चीज़ इसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई फिटिंग जो भवन या भवन के भाग का अधिक लाभप्रद उपयोग करने के लिए उसमें लगाई गई है, तो वो भी इसके अंतर्गत मानी जाएगी। और चौथा, ऐसा कोई फर्नीचर जो भवन के उपयोग के लिए भूमि स्वामी के द्वारा लगाया गया है, तो वो सारी चीज़ें स्थान के अंतर्गत मानी जाएंगी, ऐसा हमने देखा। बी में हमने डेफिनेशन पढ़ी भूमि स्वामी की। तो भूमि स्वामी हर वो व्यक्ति भूमि स्वामी होता है जो रेंट प्राप्त करने की या जो रेंट हमें मिलता है उसको लेने का अधिकार रखता है, वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। इसके अपोजिट में हमें एक डेफिनेशन मिली टेनेंट। टेनेंट की डेफिनेशन 2I में हमें मिली, और 2I हमें बताता है टेनेंट की डेफिनेशन में कि टेनेंट वो व्यक्ति होता है जिसकी ओर से किराया दे होता है। इसमें हर वो व्यक्ति नहीं आएगा जिसकी ओर से किराया दे रहा है, जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ वही व्यक्ति किराएदार माना जाएगा, टेनेंट माना जाएगा, आबेदारी माना जाएगा, जिसकी ओर से किराया दिया जाता है, एक्चुअल में जिसकी ओर से किराया दिया जाता है। मान के चलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और रहे मेरे पिता रहे हैं, मेरी माँ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में टेनेंट कौन माना जाएगा, मैं माना जाऊँगा। ऐसा हमें इसके डेफिनेशन में मिला था। इसके नंबर 2C में हमने डेफिनेशन पढ़ी विधिपूर्ण वृद्धि के बारे में, यानी कि लॉफुल इंक्रीज। तो लॉफुल इंक्रीज से तात्पर्य था कि ऐसी कोई वृद्धि जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाए। तो सेक्शन 8 हमें इसके बारे में बताता है लॉफुल इंक्रीज के बारे में, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे सेक्शन 8 को। 2D में हमने डेफिनेशन पढ़ी लीज की, यानी कि पट्टे की। तो पट्टे की कोई डेफिनेशन नहीं थी, सिर्फ ये बता रखा है लीज के अंदर सब लीज आता है। 2E मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन आता है उसके बारे में बताया, और कौन नहीं आता है इसके बारे में आपको याद रखना है। तो बेसिकली इसमें कौन कौन आता है, इसमें बेसिकली पति या पत्नी आते हैं, पुत्र अविवाहित पुत्री आती है, पिता पितामह माता पितामही मातामही, ये सब आते हैं। भाई आता है, अविवाहित बहन आती है, चाचा आता है, चाचा की पत्नी आती है, चाचा की विधवा आती है, भाई का पुत्र आता है, अविवाहित पुत्री आती है उसकी, और जो भी संयुक्त रूप से और भी लोग रहते हैं वो सब आते हैं यदि उस पर डिपेंड है, किस पर, जिस पर जो भी मेंबर ऑफ फैमिली है उस पर। उसके अलावा कौन कौन नहीं आते हैं ये आपको याद रखना है। विवाहित पुत्री नहीं आती, नंबर 1। दूसरा, विधवा पुत्री नहीं आती, जब तक ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि वह वादी पर आश्रित है तब तक नहीं आएगी। ये माना जाएगा आश्रित है, वो वादी पर ही आश्रित है, तो मानी जाएगी। तीसरा, बहन का पुत्र नहीं आता, और किराएदार नहीं आते। 2F में हमने डेफिनेशन पढ़ी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि RCA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो RCA को सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है और कलेक्टर इसको अपॉइंट करता है। 2G बताता है स्टैंडर्ड रिपील्ड एक्ट। तो रिपील्ड एक्ट कौन सा है, सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग जो हमने मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 को हमने रिपील्ड किया। इससे पहले जो एक्ट चलता था उस एक्ट को रिपील करके हम नया एक्ट लेके आए। 2H में स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन मिलती है। स्टैंडर्ड रेंट कौन सा है, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया रेंट स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, या सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग उसमें कोई लॉफुल इंक्रीजमेंट किया जाता है तो वो रेंट भी स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, ऐसा सेक्शन 2H बताता है।
2I में टेनेंट है, हमने देख लिया है। इसके बाद हमने सेक्शन 3 में हमने जाना था कि इस अधिनियम का कतिपय स्थानों पर लागू नहीं होगा। ये जो एक्ट है पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस पर लागू नहीं होता। इसके संबंध में हमने 3 चीज़ देखनी। पहली चीज़ कि सरकार की ये संपत्ति है यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा, ऐसे किसी स्थान पर लागू नहीं होगा जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है और एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंशियल पर्पज से यूज की जा रही है, तो उस पर लागू नहीं होगा। तीसरा, राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से 5 क्षेत्र हमने इसमें बताए: शिक्षा, धर्म और पूर्त संस्थान, परिचर्या गृह और प्रसूति गृह। ये 5 गृह हैं, ये 5 संस्थान एक तरीके से इनका काम ये है, ये जो इनकम करते हैं, जो भी इनकम कमाते हैं वो उसी के कार्यों के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको नोटिफिकेशन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है कि उन पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा या फिर कुछ प्रोविजन से उनको छूट दे सकती है। ऐसा हमने इसके अंदर जाना। तो चैप्टर नंबर 1 हमें सेक्शन 1 से लेकर 3 तक बताता है। चैप्टर नंबर 2 हमें बताता है भाड़े के बारे में 1, तो प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट के बारे में। तो सेक्शन 4 ने हमें बताया कि विहित की गई कालावधि के कुछ पर्टिकुलर लिमिट बता रखी है, वो लिमिट पर या उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन पर चैप्टर नंबर 2 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। कौन से एकोमोडेशन पर? जो तुरंत बनता है, जिसके बारे में आपने जो अथॉरिटी है उसको सूचना दी है, तो सूचना के बाद आप पर आने वाले 5 साल तक चैप्टर नंबर 2 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। सेक्शन 5 ने हमें बताया मानक भाड़े से अधिक भाड़ा वसूली योग्य न होना। तो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा कोई रेंट कोई आपसे मांग नहीं कर सकता, कोई डिमांड नहीं कर सकता, आप देने के लिए दायी नहीं हैं, आप या टेनेंट हैं। तो ऐसा सबसेक्शन 1 ने बताया। सबसेक्शन 2 ने बताया यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है, तो वो ऐसा माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कि आपने उसमें स्टैंडर्ड रेंट की बात की है, ना कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा की। ऐसा मान के आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट आपसे लेता है तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग वो अपराध करता है और उसके बदले में उसे पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 43 में इसके बारे में पनिशमेंट मिलता है। सिंगल एक अकेली सेक्शन है सेक्शन 43 जिसमें हमने पनिशमेंट के बारे में प्रोविजन किए हैं। आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे याद है कल हमने यहीं तक पढ़ लिया था, इसके आगे आज कंटिन्यू करना है। एम आई राइट? चलिए, तो सेक्शन 6 निकालिए। सेक्शन 6 से आज हमें कंटिन्यू करना है। सेक्शन 6 हमें बताता है विधि विरुद्ध प्रवारों का ना तो दावा किया जाएगा और ना ही वे प्राप्त किए जाएंगे। तो लॉ के अगेंस्ट में जितने भी प्रवार हैं उनका ना तो आप दावा कर सकते ना ही उन्हें प्राप्त कर सकते। जैसे कि सबसेक्शन 1 इसका हमें क्या बताएगा? सबसेक्शन 1 हमें बताता है कोई भी भूमि स्वामी किसी भी टेनेंट से स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट की मांग नहीं कर सकता, ना ही उसके संबंध में दावा लगा सकता। जो बात हमने सेक्शन 5 में टेनेंट के संबंध में बताई कि टेनेंट देने के लिए लायबल नहीं है, वैसे ही हम सेक्शन 6 में लैंडलॉर्ड के संबंध में बताते हैं कि लैंडलॉर्ड किसी से डिमांड नहीं कर सकता, ऐसा सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 हमें बताएगा कि लैंडलॉर्ड जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस को, अपने प्लेस को, एकोमोडेशन को रेंट पर देने के बदले में कोई भी प्रीमियम, कोई भी पगड़ी, कोई भी अग्रिम या अग्रिम भाड़ा वगैरह नहीं लेगा उससे, ऐसा हमने मना कर रखा है। अतिरिक्त भाड़ा नहीं लेगा। हम बोलते हैं ना कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे चलता है प्रीमियम पगड़ी के रूप में लेते हैं लोगों से कि हम दुकान तब देंगे, आप हमें उसके बदले में पहले 20,000 रुपये जमा कीजिए और उसके अलावा जो रेंट रहेगा 5,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इस तरीके से यदि हम देते हैं तो आप नहीं दे सकते, ऐसा सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 आपको मना करता है। ठीक है, तो पहले सबसेक्शन 1 देखिए सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति तत्पतकुल किसी करार के होते हुए भी मानक भाड़े से अधिक किसी भाड़े का ना तो दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा। तो सबसेक्शन 1 कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसेक्शन 2 देखिए। सबसेक्शन 2 में हमने बताया, यहाँ पे हमने बताया कि लैंडलॉर्ड जो है किसी भी व्यक्ति को किराए पर मकान देने के बदले में ना तो प्रीमियम, ना पगड़ी के रूप में किसी भी धन के रूप में कोई चीज़ लेगा, ना कोई वस्तु के रूप में किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से कोई मांग नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ही कोई अग्रिम रेंट नहीं लेगा, यानी कि जो एडवांस रेंट होता है वो एडवांस रेंट नहीं लेगा। ले सकता है, सिर्फ 1 महीने का लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा हमें सबसेक्शन 2 मिलता है। देखिए सबसेक्शन 2, कोई भी व्यक्ति किसी स्थान की अभिवृद्धि या उप अभिवृद्धि के दिए जाने
उसे नवीकृत किए जाने या उसे चालू रखे जाने के प्रतिफल स्वरूप नंबर ए प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी राशि का संदाय ना तो दावा करेगा, ना उसे प्राप्त ही करेगा और ना भाड़े के अतिरिक्त किसी भी प्रतिफल का नकदी या वस्तु के रूप में ना तो दावा करेगा ना उसे प्राप्त करेगा। तो हमने साफ मना किया कि आप लैंडलॉर्ड हैं, आप किसी भी एकोमोडेशन को किराए पर देने के बदले में कोई भी पर्टिकुलर चीज़, ना तो वस्तु, ना कोई धन, ना कोई चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते, ले नहीं सकते एडिशनल स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा। एक तरीके से बी नंबर क्लॉज देखिए, ये हमें बताता है एडवांस रेंट के बारे में। तो एडवांस रेंट भी आप नहीं ले सकते किसी से, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ले सकते हैं। ऐसा सबसेक्शन 2 का बी नंबर क्लॉज बताएगा। देखिए, अग्रिम भाड़े के रूप में किसी ऐसी राशि के जो ऐसे स्थान के 1 मास के भाड़े से अधिक हो, संदाय का भाड़ांतक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ना तो दावा करेगा और ना उससे प्राप्त करेगा। आपको ये ज़्यादा लेना है तो आरसीए की परमिशन लीजिए। आरसीए परमिशन देता है कि आप 5 महीने का स्टैंडर्ड रेंट ले सकते हैं एडवांस में, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बेसिकली आप 1 महीने का ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सबसेक्शन 3 देखिए, सबसेक्शन 3 हमें बताता है यदि आपने जाना है कि यहाँ पे हमने जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो देखा सेक्शन 6 का, वो हमने लैंडलॉर्ड की ड्यूटी देखी कहीं ना कहीं। अब हमें टेनेंट की ड्यूटी मिलती है। टेनेंट भी तो कर सकता है किसी मकान का अधिभोग छोड़ने के बदले में, यानी कि उसका जो एकोमोडेशन पर कब्जा है, पोजीशन है, उसको छोड़ने के बदले में किसी को पैसा मांगता है कि मैं तब तुम्हारा मकान छोड़ूंगा, आप मुझे इतने पैसा देंगे। तो ऐसा टेनेंट भी नहीं कर सकता, ऐसा सबसेक्शन 2 बताएगा। तो सबसेक्शन 3 इसके बारे में प्रोविजन करता है सेक्शन 6 का। देखिए सबसेक्शन 3, अभिधारी या अभिधारी की ओर से कार्य करने वाला या कार्य करने के तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति या उप अभिधारी के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी स्थान की यथास्थिति अपनी अभिधृति या उप अभिधृति के त्याग, अंतरण या समंजसन के प्रतिफल स्वरूप किसी संदाय या दावा करे या कोई संदाय प्राप्त करे। यानी कि वो टेनेंसी को छोड़ने के बदले में, किसी को समंजसित करने के बदले में, किसी को ट्रांसफ़र करने के बदले में कोई भी पैसा की डिमांड नहीं कर सकता। ऐसा हमने टेनेंट की ड्यूटी बताई। नेक्स्ट सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है, इसको आप समझिए। इसका ये कहना है, हमने बात की ना कि आप जो एडवांस रेंट लेंगे सिर्फ 1 महीने का लेंगे, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 का बी क्लॉज बताता है हमें इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मकान बना रहा था, वो आप एग्जाम्पल के माध्यम से सुनिए। जैसे कि पूजा मैडम, आप मकान बना रही हैं अपना, और मकान बनाने के बदले में आप मेरे से कुछ पैसा मदद के रूप में मांगते हैं कि आप मुझे कुछ पैसा दीजिए और मेरा मकान जब बन जाएगा तो उसमें से 2 कमरे में आपको किराए के लिए दे दूंगी। आपने ऐसा मेरे से बोला और मेरे से कुछ पैसे आपने उधार ले लिए। तो ऐसा यदि मैं पैसा आप मेरे से लेते हैं तो वो पैसा एडवांस रेंट के रूप में मान्य होगा। जबकि हमने सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में बताया कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन इस कंडीशन के साथ आप लेते हैं कि मैं आपको अपने मकान में जब बन जाएगा तो आपको उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट या पूरा मकान आपको किराए पे दे दूंगी और आप मुझे मदद कर दीजिए। इस तरीके से यदि मैं मांगता हूँ तो उस दशा में आपके द्वारा दिया गया पैसा एडवांस रेंट के रूप में माना जाएगा। लेकिन इस तरीके का पैसा सिर्फ और सिर्फ आप आने वाले 5 साल तक के लिए ले सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। 5 साल इन द सेंस कि जो 5 साल का जो स्टैंडर्ड रेंट रहेगा आपका, उस रेंट के बराबर आप पैसा ले सकते हैं। जैसे 1 साल का रेंट है, मान चलिए 1 लाख रुपए, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से कर्जे के रूप में सिर्फ 5 लाख रुपए ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि मैं 5 लाख से ज़्यादा देता हूँ तो मैं आपसे वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं हूँ, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। तो एक बार हम रीड करते हैं। देखिए, पहले जो कंडीशन मैंने बताई है आपको समझ में आ जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी, ये रूल भी आपको समझ में आएगा। देखिए, इस धारा में कि कोई भी बात किसी ऐसे समुदाय को जो किसी करार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि स्वामी को उसकी या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई भूमि पर किसी संपूर्ण स्थान के या उसके भाग के निर्माण के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के प्रयोजन से किया गया हो, लागू नहीं होगी यदि उस करार की शर्तों में से एक शर्त यह भी हो या यह हो क्या हो
कि वह भूमि स्वामी वह संपूर्ण स्थान या उसके भाग को, जबकि वह पूरा हो जाएगा, क्या निर्माण पूरा हो जाएगा, उस व्यक्ति को या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को उपयोग के लिए भाड़े पर दे देगा। इस कंडीशन के साथ आपने किसी से पैसा लिया है, आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प ली है, तो मान्य होगी, वो एडवांस रेंट के रूप में सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 से रुकेगा नहीं, आपका ये प्रोविजन मान्य होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन परंतु बताता है, मैंने आपको बोला 5 साल तक रहेगा, तो परंतु में बताता है, देखिए, परंतु ऐसे संदाय ऐसे व्यक्ति को भाड़े पर दिए जाने वाले संपूर्ण स्थान या उसके भाग के लिए करार पाए गए भाड़े की उतनी रकम से जितनी की 5 वर्ष की कालावधि के लिए हो, अधिक नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष तक की अवधि तक का किराया आपसे किराए के रूप में हम एडवांस में ले सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं। चलिए सबसेक्शन 5 निकालिए। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 5 बोलता है कि सेक्शन 6 के सबसेक्शन 4 में जो हमने संदाय किया है वो संदाय एडवांस रेंट के रूप में मान्य होगा, ऐसा हमें बताता है। देखिए सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 4 के अधीन किए गए किसी भी संदाय के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह अभिधर्ती के प्रारंभ से ऐसी कालावधि के लिए जिससे कि वह संबंधित है भाड़े का अग्रिम संदाय एडवांस रेंट के रूप में मान्य होगा। चलिए यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 को सेक्शन वाइज कीजिए, मेंस के पर्पज से ये क्वेश्चन इस पर तैयार कीजिए। सेक्शन 7 निकालिए। सेक्शन 7 बोलता है स्टैंडर्ड रेंट। हम बात कर रहे थे इस एक्ट को, हमने जब स्टार्ट किया शुरुआत से हमने बात की स्टैंडर्ड रेंट। तो क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट, इसके बारे में सेक्शन 7 बताता है। सेक्शन 7 को सेक्शन वाइज कीजिए। हर पर्पज से इंपॉर्टेंट है सेक्शन, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर पर्पज से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये है क्या, एक्चुअल में क्या इसके अंदर प्रोविजन रहते हैं, तो आइए हम जानते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने तीन पार्ट में हमने इस रूल को डिवाइड किया है, 3 सबसेक्शनों में डिवाइड किया है। आपको इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। 3 सबसेक्शनों में जो हमने रूल को डिवाइड किया है, बेसिकली इसके अंदर 3 रूल है। कौन कौन सा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, कौन कौन से पैसा, कौन कौन सा चीज़ स्टैंडर्ड रेंट मानी जाएगी, इसके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले तो मिलता है जो हमारा रिपील्ड एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया गया था, किसी लॉफुल अथॉरिटी ने, लीगल अथॉरिटी ने यदि किया है, तो वो जो स्टैंडर्ड रेंट उसने फिक्स किया था, कोई रेंट फिक्स किया था, तो वही रेंट स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, ऐसा इसका सबसेक्शन 1 बताएगा। एक एक से हमें सारी चीज़ों को समझना है। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक से मैं बताता हूँ। सबसे पहले सबसेक्शन 1 का आप टाइटल बना सकते हैं, निर्दिष्ट अधिनियम के तहत निर्धारित भाड़ा, या रिपील्ड एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया भाड़ा, ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। तो देखिए सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़े से अभिप्रेत है। नंबर 1, जहां निश्चित अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा या यथास्थिति निश्चित अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व ऐसी अधिनियमिति जो तत्समय प्रवृत्त रही हो के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा युक्त वार्षिक भाड़ा या उचित भाड़ा नियत किया गया हो, वहां ऐसा युक्त वार्षिक भाड़ा या उचित भाड़ा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। सबसेक्शन 2 इसका हमें एक दूसरा रूल बताता है कि वो कंडीशन बता रखी है, इन कंडीशन में यदि कोई रेंट फिक्स किया जाता है तो वो भी स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। इसमें हमने एक डेट दे रखी है, तो डेट दे रखी है 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 के पहले यदि कोई एकोमोडेशन को रेंट पर दिया गया था उस दशा में, और रेंट पर नहीं दिया गया था उस दशा में, 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशनों में से जो भी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी स्टैंडर्ड माना जाएगा। क्या रूल रहेगा, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला कंडीशन मिलती है कि 1 जनवरी 1948 के पूर्व यदि किसी व्यक्ति को वो एकोमोडेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको यदि हमने भाड़े पर दिया था, ठीक है, और युक्त वार्षिक भाड़ा नियत किया गया था या नहीं किया गया था, उसके अकॉर्डिंग
अब भाड़े पर दिया है तो वार्षिक भाड़ा भी नियत किया होगा, तो वार्षिक भाड़ा दिया गया हो, वहाँ वो भाड़ा जो प्राप्त किया जाता है वहाँ पे, तो वो भाड़ा वार्षिक भाड़ा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। या फिर ऐसा भाड़ा जो नगर पालिका कर रजिस्टर में, जो भी उस जगह का नगर पालिका कर रजिस्टर होगा उसमें जो टैक्स उस भूमि का लिया जाता था, तो वो टैक्स भी स्टैंडर्ड रेंट मान्य होगा। ये कौन सी कंडीशन में? जब 1 जनवरी 1948 के पूर्व भाड़े पर दिया गया था वो स्थान, यानी कि रेंट पर दिया गया था। ऐसा हमें 1 नंबर बताएगा इसका, सबसेक्शन 2 का 1 नंबर। अब इनमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन ये, पहली तो ये है कि यदि वो भाड़े पर दिया गया था और वहाँ वार्षिक भाड़ा नियत तो नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो वो भाड़ा, और नगर पालिका का रजिस्टर में दर्शाया गया है वो भाड़ा, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। जैसे कि मान लो चलिए 1 जनवरी 1948 के पहले एक एकोमोडेशन जो मेरे कब्जे में था, मैंने उसको रेंट पर दिया और 1,000 रुपये पर मंथ में उससे लेता था, तो 12,000 रुपये पर मंथ हो गया। लेकिन नगर पालिका का रजिस्टर में जो रेंट बताया रखा था, जो चीज़ उसके संबंध में बता रखी थी, तो वो बता रखा था 800 रुपये पर डे, सॉरी पर मंथ के हिसाब से। तो कौन सा मान्य होगा? तो 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो भी है वो मान्य हो जाएगा। ऐसा हमें इसके अंदर बता रखा है। तो देखिए 1 नंबर, पहले हम रीड करते हैं क्या बोलता है। जहां वह स्थान 1 जनवरी 1948 को या उसके पूर्व भाड़े पर दिया गया था और युक्त वार्षिक भाड़ा या उचित भाड़ा इस प्रकार नियत नहीं किया गया हो, वहां उस स्थान का वह भाड़ा जो नगर पालिका का रजिस्टर में दर्शाया गया है या जो 1 जनवरी 1948 को प्राप्त किया जाता था, भले ही फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन उस समय जो प्राप्त कर रहे थे वो भाड़ा या फिर नगर पालिका का रजिस्टर में दर्शाया गया है वो भाड़ा, इनमें से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ऐसा याद रखिए। अभी इसके अलावा हमें सबसेक्शन 2 इसका जो 2 नंबर मिलेगा, उसके बाद हमें 2-3 चीज़ें और मिलेंगी, उनको ऐड करके निकल के आएगा स्टैंडर्ड रेंट क्या है। सबसेक्शन 2 की पहली कंडीशन हमें बताती है, एक बार फिर से बताता हूँ। कंडीशन ये बताती है, यदि 1 जनवरी 1948 के पहले यदि कोई स्थान रेंट पर दिया गया था और उसके संबंध में कोई स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं किया गया है, तो उस दशा में नगर पालिका का रजिस्टर में जो दर्शाया गया भाड़ा वो भाड़ा, या फिर उस समय जब भाड़े पर हमने मकान दिया था उस समय जो हम किराया प्राप्त कर रहे थे या प्राप्त कर सकते थे वो रेंट, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। इतनी सी बात बोल रखी है सबसेक्शन 1 ने, यानी सबसेक्शन 2 के ए नंबर के क्लॉज में। 1 नंबर के 2 नंबर बताता है, यदि 1 जनवरी 1948 को या उसके पूर्व भाड़े पर नहीं दिया गया था तो क्या होगा? तो दशा में नगर पालिका कर रजिस्टर में जो दर्शाया गया भाड़ा वो भाड़ा, या 1 जनवरी 1948 के पहले या 1 जनवरी 1948 को प्राप्त किया जा सकता है, जितना हम ले सकते थे उनमें से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ऐसा हमें इसका 2 नंबर क्लॉज बताएगा। देखिए 2 नंबर, जहां वह स्थान 1 जनवरी 1948 को या उसके पूर्व भाड़े पर नहीं दिया गया था, वहां उस स्थान का वह भाड़ा जो नगर पालिका का रजिस्टर में दर्शाया गया है या जो 1 जनवरी 1948 को प्राप्त किया जा सकता था, इनमें से जो भी कम है। अब ये दोनों कंडीशन निकल के आ गई, 1 और 2। अब 1 वाला बनता है, यदि स्थान दिया गया था तो 1 वाले से डिसाइड हो जाएगा, नहीं दिया गया तो 2 वाले से डिसाइड होगा। अब इन दोनों में से जो भी भाड़ा निकल के आएगा उनमें हम करेंगे वृद्धि, क्योंकि आज की कंडीशन में देखा जाए तो तब से तो बहुत समय हो गया। तो यदि वो स्थान नैवासिक प्रयोजन के लिए या एजुकेशनल पर्पज से, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पस या एजुकेशनल पर्पस से यदि यूज किया जाता, तो उस भाड़े में जो भाड़ा हमारा निकल के आए उसमें 35% की वृद्धि करके हम भाड़ा जो निकल के आएगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। जैसे कि हमारा 1 लाख रुपए रेंट निकल के आ रहा था, 1 लाख रुपए में 35% और बढ़ा दिया जाए तो कितना हो गया? 1,35,000, तो ये स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ऐसा हमें इसका नीचे का जो पैरा है वो बताएगा। देखिए जिसमें ए नंबर, देखिए किसी नैवासिक स्थान या शैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थान की दशा में ऐसे भाड़े के 35% की वृद्धि के सहित। दूसरा, यदि कोई अन्य दशा में उपयोग कर रहे थे, यानी कि आप रेजिडेंशियल पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से यूज कर रहे थे, तो 70% की वृद्धि इसमें की जाएगी। ऐसा हमें सबसेक्शन बी बताता है, इसका बी नंबर का क्लॉज बताता है। देखिए
अन्य स्थानों की दशा में ऐसे भाड़े के 70% और उसमें वृद्धि कर दी जाएगी। और हमें तीसरा इसका सी नंबर बताता है, वो इम्पोर्टेंट बताता है, यदि कोई हम टैक्स देते ही थे, नगर पालिका जो कर रजिस्टर है उसमें हमारा टैक्स देने का कोई हमें फ्री कर रखा था, हमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, तो उस दशा में कौन सा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा? तो जो भी स्टैंडर्ड रेंट हमारा निकल उस समय जो फ्री भले ही था, हम देते नहीं थे, उस रेंट में यदि कोई वृद्धि हुई थी तो उस वृद्धि को जोड़कर निकल के जो भाड़ा आएगा वो माना जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। ऐसा सी नंबर बोलता है। देखिए, उस दशा में जबकि अविधारी नगर पालिका कर का संदाय करने का दायी ना हो और 1 जनवरी सन 1948 के पश्चात नगर पालिका कर में कोई वृद्धि हुई हो, ऐसी वृद्धि के बराबर तक की रकम की वृद्धि कर दी गई हो, उनसे निकल के जो भाड़ा आएगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। परंतु प्रोवाइडेड, देखिए, परंतु क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी में विनिर्दिष्ट की गई वृद्धि केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगी जब वह स्थान अच्छी अवस्था में और अविधारी वास्य अवस्था में रखा गया हो। ऐसा नहीं है कि स्थान में हम रह भी नहीं सकते, ऐसा स्थान है अच्छी अवस्था में नहीं है, उस दशा में आप बोल रहे हैं कि उसके संबंध में जो रेंट है उसमें वृद्धि की जाए, तो आप वृद्धि नहीं कर सकते, ना 35% की ना 70% की। आपको उस स्थान को ऐसी अवस्था में रखना पड़ेगा जिसमें लोग आसानी से रह सकें, ऐसी कंडीशन में होना चाहिए वो पर्टिकुलर प्लेस, और अच्छी अवस्था में होना चाहिए। तो ये अपने 2 रूल हो गए। पहला रूल होगा सबसेक्शन 1 में कि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है, तो दूसरा बता रहा है 1 जनवरी 1948 के पहले किराए पर दिया गया था, उस अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है, ये कंडीशन बनती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सबसेक्शन 3 निकालिए। सबसेक्शन 3 में एक और रूल मिलेगा। देखिए, या तो पहले वाले से फिक्स हो जाए सबसेक्शन 1 से, सबसेक्शन 1 से भी फिक्स नहीं हुआ तो सबसेक्शन 2 से फिक्स हो जाए, सबसेक्शन 2 से भी फिक्स नहीं हो रहा, 1 और 2 से नहीं हो रहा, तब सबसेक्शन 3 पे आएंगे आप। तो सबसेक्शन 3 में जो हमें बता रखा है वो एक अलग कंडीशन बताता है। सबसेक्शन 3 बताता है कि 1 और 2 के रूल लागू नहीं होते तब सबसेक्शन 3 लागू होता है। पहली बात तो ये बोलता है। अब इसमें क्या होगा सॉरी, इसमें बता रखा है 1 नंबर जो इसका क्लॉज है ये बताएगा कि उस स्थान के संबंध में नगर पालिका का रजिस्टर जो था या नगर पालिका कर निर्धारित हुआ था किसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो उस कर में 15% की वृद्धि आप कर देंगे। जैसे कि एक मकान आपके पास था उस समय, उस मकान का जो नगर पालिका कर है यानी कि म्यूनिसिपलिटी जो टैक्स होता है वो टैक्स आपका है, वो टैक्स यदि फिक्स कर रखा था, पूरा मकान मान चलिए आपका मकान था 4 कमरे थे, उसमें 4 कमरे का उन्होंने फिक्स कर रखा है, तो उसमें 15% की आप वृद्धि करके जो रेंट निकल के आएगा वो रेंट स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। या फिर बी नंबर का क्लॉज बताएगा यदि उसके किसी पार्ट बेसिस का 4 कमरे थे लेकिन 4 में सिर्फ 1 का हमने फिक्स कराया था, 1 का हम टैक्स देते थे, एक का टैक्स बनाया गया था, तो उस दशा में उसका अनुपात निकाल लेंगे। उसका अनुपात निकाल के कैसे, 1,000 है तो 4 का कितना हुआ, 4,000, ऐसा बताता है। उसमें भी 15% की वृद्धि करेंगे। तो देखिए सबसेक्शन 3 का 1 नंबर और 2 ए नंबर और बी नंबर। उसके बाद सबसेक्शन 3 का सी नंबर देखेंगे। पहले ए नंबर देखिए, उस स्थान की दशा में जो उपयुक्त खंड 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आता हो, यदि नंबर ए, यदि उस स्थान के संबंध में नगर पालिका कर पृथकता निर्धारित हुआ हो तो ऐसे निर्धारण के अनुसार वार्षिक भाड़ा उस पर 15% सहित, यानी कि 1 लाख रुपए था तो 15% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,15,000। ऐसे ही बी नंबर देखिए, यदि उस स्थान से केवल एक ही भाग के संबंध में इस प्रकार निर्धारण हुआ हो तो ऐसे निर्धारण के अनुसार उस संपूर्ण स्थान के वार्षिक भाड़े की आनुपातिक रकम उस पर 15% सहित। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। अब तीसरी कंडीशन ये बताता है यदि वो स्टैंडर्ड रेंट उसके संबंध में जो निर्धारण की हम बात कर रहे हैं, असेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो असेसमेंट हुआ ही नहीं है तो क्या किया जाए। असेसमेंट नहीं हुआ है तो उस दशा में कौन सा भाड़ा मान्य होगा, कौन सी चीज़ हम लेंगे उससे, तो वो सबसेक्शन 3 बताता है। तो कौन सा स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, तो सबसेक्शन 3 बताता है तो ऐसा कोई वार्षिक भाड़ा हम उससे लेंगे जो
भूमि स्वामी ने यदि वो मकान किराए पे दिया होता, यदि भूमि स्वामी ने कोई मकान किराए पे पहले दिया था और जिसके अकॉर्डिंग वो किराए पे किसी और को दिया था, वो किराया प्राप्त कर रहा था, वो किराया, यानी कि जब वो स्थान पहली बार किराए पे दिया गया था उस समय जो हमने कॉन्टैक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो किराया मिल सकता था, वो किराया मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट के माध्यम से फिक्स किया गया हो, वो किराया माना जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। या फिर उस तरीके से नहीं निकल के आता है तो दूसरा कंडीशन इसकी मिलती है कि जो मकान आपका है, मकान की जो टोटल वैल्यू है, वो वैल्यू संग में उसको निर्माण करने में, यानी कि प्लॉट की वैल्यू प्लस निर्माण करने में जितना पैसा लगा उसको टोटल करके उसका 6.25%, 6 सही 3/4% जितना निकल के आएगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा साल भर का। ऐसा हमें इसके अंदर मिलेगा। तो सबसेक्शन सी देखिए इसका 3 का सबसेक्शन सी, यदि उस स्थान के संबंध में इस प्रकार निर्धारित ना हुआ हो तो एक नंबर देखिए, उस वार्षिक भाड़ा वह वार्षिक भाड़ा जो उस भाड़े के जो कि ऐसे स्थान के प्रथम बार भाड़े पर दिए जाने के समय भूमि स्वामी तथा हविदारी के बीच करार पाया गया हो प्रतिनिर्देश से, और यदि वह इस प्रकार भाड़े पर नहीं दिया गया है तो ऐसी रकम के जिस पर कि उसे उसका निर्माण पूरा हो जाने के ठीक पश्चात भाड़े पर दिया जा सकता हो, प्रतिनिर्देश से संग्रहित किया गया हो। ऐसा बताता है एक नंबर। या तो किराए पे दिया गया था पहली बार, जब भी दिया गया उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस अकॉर्डिंग जितना किराया फिक्स था कॉन्ट्रैक्ट में था वो किराया, यदि भाड़े पे ही दिया गया था तो उस दशा में जितना हम उसे प्राप्त कर सकते थे। सब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर बोलता है वह वार्षिक भाड़ा जो निर्माण की वास्तविक लागत और निर्माण के प्रारंभ होने की तारीख को उस स्थान में समाविष्ट भूमि की बाजार कीमत की संकलित रकम या संकलित रकम के 6 सही 3/4% यानी कि 6.75% जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ष के बराबर की रकम के वार्षिक संदाय के आधार पर संग्रहित किया गया हो, इनमें से जो भी कम हो। तो इन 3 जो क्लॉज हमने बताए, 2 क्लॉज जो बताए इसके सी के, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। तो इसके इस तरीके से 3 रूल है। एक बार आप तीनों रूलों को देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए सेक्शन 8 निकालिए। सेक्शन 8 बताता है विधिपूर्ण वृद्धि के बारे में। मानक भाड़े में विधिपूर्ण वृद्धि की जा सकती है क्या? तो मानक भाड़े में विधिपूर्ण वृद्धि कैसे की जाएगी उसके बारे में बता रखा है सेक्शन 8। आपने सुना होगा बेसिकली कि जब हम किसी को किराए पे मकान देते हैं तो हम बोलते हैं हर साल हम उसमें 10% की वृद्धि करते हैं। ऐसा सुना होगा आपने कि 10% की वृद्धि होती है। ऐसा रूल कहाँ दे रखा है? ऐसा रूल हमें सेक्शन 8 में मिलेगा। किराए में 10% की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 8 बताएगा। सेक्शन 8 बताता है कि आप किसी मकान के किराए में, किसी को आपने मकान किराए पे दिया या कोई भी मकान है, कोई भी चीज़ है आपने किराए पे दिया, स्थान किराए पे दिया है, तो उसमें आप लीगली लॉफुल तरीके से इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके आधार है। सबसेक्शन 1 हमें इसके बताता है यदि कोई भूमि स्वामी उस पर्टिकुलर प्लेस का स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीजमेंट करना चाहता है तो उसे अपनी भूमि में कुछ सुधार करना पड़ेंगे, कुछ वृद्धि करना पड़ेगी, कुछ संरचना संबंधी परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे उस जो प्लेस है, जो एकोमोडेशन है, उस एकोमोडेशन की वैल्यू क्रिएट हो जाए, वैल्यू बढ़ जाए। उस आधार पर ही आप स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। और जो परमिशन आप जो सुधार करेंगे, जो वृद्धि करेंगे, जो संरचना में परिवर्तन करेंगे अपने एकोमोडेशन में, वो आरसीए की परमिशन से करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने किराएदार रह रहे हैं उसमें ऐसा कोई परिवर्तन कर दिया जिस पर्पज से किराएदारों ने उस रेंट को, उस प्लेस को ले रखा था, उनका वो पर्पज ही खत्म हो जाए, वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाए। तो उसके संबंध में लॉफुल तरीके से आपने आरसीए की परमिशन से कोई इंक्रीजमेंट किया, कोई वृद्धि की, तो उस दशा में आपके द्वारा किए गए इंक्रीजमेंट के आधार पर आप उस स्टैंडर्ड रेंट में 10% की वृद्धि कर सकते हैं हर साल। ऐसा हमें इसके अंदर दे रखा है। लेकिन आप कोई ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो एक नॉर्मल ड्यूटी है किराएदार मकान मालिक की। यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं, ऐसी कोई चीज़ करते हैं मकान के अंदर, मान चलिए आपने पेंट करवा दिया, तो पेंट करवाना तो आपकी ड्यूटी है। आपने कोई प्रायिक सजावट करा दी, कोई मरम्मत करवा दी, मान चलिए उसकी दीवार खुद रही थी, पानी टपकता था,
ऊपर से छत पे से पानी आता था, उसको आपने सही करवा दिया, तो ये तो आपकी ड्यूटी है क्योंकि आपने मकान किराए पे दिया है। इसके आधार पर आप इंक्रीजमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा हो सकता है कि मान चलिए आपके घर में नल की फिटिंग नहीं थी, आपने नल की फिटिंग करवा दी, जिससे क्या है पानी प्रॉपर आप सबके घर पे आने लगा, आराम से सबके बाथरूमों में आने लगा। तो इसके आधार पर हाँ, ये इंक्रीजमेंट मान सकते हैं कि आपने लॉफुल तरीके से किया, इसमें पैसा आपका खर्च हुआ, वो पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं रेंट बढ़ा के। तो ऐसा हमें सबसेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 बताएगा। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 निकालिए। देखिए सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, मानक भाड़े में कतिपय दशाओं में विधिपूर्ण वृद्धि तथा अन्य प्रभारों की वसूली। सबसेक्शन 1, जहां किसी भूमि स्वामी ने इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व अविदारी के अनुमोदन से या उसके अनुमोदन के बिना या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अविदारी या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन से किसी भी समय कोई व्यय उस स्थान में कोई सुधार, वृद्धि या संरचना संबंधी परिवर्तन करने के लिए किया हो जो कि ऐसे स्थान के लिए आवश्यक या प्रायिक सजावट या अविदारी वास्तु मरम्मत के लिए न किया गया हो, पर किया गया व्यय ना हो, और उस सुधार, वृद्धि या परिवर्तन के खर्च को उस स्थान का भाड़ा अवधारित करने में हिसाब में न लिया गया हो, तो भूस्वामी प्रतिवर्ष मानक भाड़े में विधिपूर्वक ऐसी रकम तक की वृद्धि कर सकेगा जो तत्समय देय भाड़े के 10% से अधिक ना हो। यानी कि मैक्सिमम 10% है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो भी स्टैंडर्ड रेंट आप उस समय ले रहे थे उसका 10% तक आप उसमें इंक्रीजमेंट कर सकते हैं हर वर्ष, यदि आप उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन की वैल्यू बढ़ती है। सबसेक्शन 2 देखिए इसका, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि यदि आप लैंडलॉर्ड हैं और लैंडलॉर्ड कोई ऐसा टैक्स पे कर देता है जो बेसिकली टेनेंट के द्वारा पेएबल होता है। यदि आपने कोई स्थान एकोमोडेशन रेंट पे लिया है तो उस दशा में भी वो जो टैक्स होता है, पर्टिकुलर टैक्स, जैसे विद्युत बिल है, यानी कि लाइट का बिल है, पानी का बिल है, अन्य कोई और भी टैक्सेस हैं, वो टैक्स यदि टेनेंट के द्वारा पेएबल हैं लेकिन टेनेंट ने नहीं दिए इसलिए आपने दिए, तो वो सारा जो व्यय है आपने किया है वो आप टेनेंट से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमें रूल मिलता है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2। लेकिन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके द्वारा पेएबल है, आपने स्वयं पे कर दिया और उसको वृद्धि करके आप उससे ले रहे हैं, तो वो नहीं ले सकते आप, क्योंकि लैंडलॉर्ड के द्वारा पेएबल नहीं होना चाहिए, वो टेनेंट के द्वारा ही पेएबल होना चाहिए। ऐसा सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 बोलता है। देखिए सबसेक्शन 2, जहाँ कोई भूमि स्वामी किसी स्थान के संबंध में कोई ऐसा प्रभार जो उस स्थान में उपयुक्त विद्युत या जल के लिए हो या उस क्षेत्र में अधिकारता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्घाटित किया गया हो, कोई ऐसा अन्य प्रभाव जो मामूली तौर से अविदारी द्वारा देय हो चुकाना है, वहाँ वह उसके द्वारा इस प्रकार चुकाई गई रकम अविदारी से वसूल कर सकेगा, किंतु भूमि स्वामी धारा 7 में यथा उपबंधित के सिवाय भवन या भूमि पर के ऐसे कर की जो अविदारी के अधिभोग में के किसी स्थान के संबंध में आरोपित किया गया हो, किसी रकम को चाहे वह भाड़े में वृद्धि करके या अन्यथा वसूल नहीं करेगा। अब जो उसकी लायबिलिटी नहीं है उसको आप प्राप्त करते हैं, उसको लेते हैं, तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो सिर्फ उसकी लायबिलिटी में है, यानी कि टेनेंट को देना चाहिए, टेनेंट नहीं देता है, आपने दिया तो आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रोवाइडेड देखिए इसका, परंतु इस धारा में कि कोई भी बात किसी अविदारी की यथापूर्वक किसी कर की रकम का समय समय पर संदाय करने संबंधित उस दायित्व पर जो कि किसी करार के, चाहे वो अव्यक्त विवक्षित तौर पर अधीन हो, प्रभाव नहीं डालेगी। मान चलिए हमने जब एग्रीमेंट किया था एकोमोडेशन रेंट पर लेने का, तो हमने बोल रखा था कि जो लाइट का बिल है वो मैं नहीं दूंगा, आप ही देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर आपको ही देना पड़ेगा, फिर आप क्यों, फिर मैं ऐसे क्यों वसूल करेंगे, ऐसा हमने परंतु में देखा है। तो एक बार सेक्शन 8 देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, सेक्शन 9 निकालिए। सेक्शन 9 बोलता है कि जो आपने इंक्रीजमेंट किया रेंट के अंदर, तो उस इंक्रीजमेंट का नोटिस आपको देना पड़ेगा। तो नोटिस सेक्शन 9 में दिया जाता है, और नोटिस कब देना पड़ेगा, कितने समय के अंदर देना पड़ेगा, और नोटिस के कितने समय के बाद वो जो इंक्रीमेंट है वैलिड माना जाएगा, कब से बढ़ा हुआ किराया आप प्राप्त कर सकते हैं,
उसके बारे में रूल मिलता है सेक्शन 9 में। तो बेसिकली हमें इसके अंदर मिलता है भाड़े में वृद्धि की सूचना अभिदारी को दी जाएगी, यानी कि टेनेंट को हम देंगे, और जिस दिन उसको प्राप्त हो जाती है उसके 30 दिन बाद से ही बढ़ा हुआ किराया लागू होगा। मान के चलिए मैंने आज एक नोटिस भेजा, लेकिन आपको मिला वो जाके 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से 30 दिन बाद, यानी कि 20 फरवरी के बाद ही आपका स्टैंडर्ड रेंट जो है वो बढ़ा हुआ स्टैंडर्ड रेंट आप प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नोटिस देने की लायबिलिटी हमने बताई सेक्शन 9 में। सबसेक्शन 1 देखिए सेक्शन 9 का, जहाँ कोई वृद्धि भूमि स्वामी द्वारा या भूमि स्वामी किसी स्थान का भाड़ा बढ़ाना चाहता है, वहाँ वह वृद्धि करने के अपने इस आशय की सूचना अभिदारी को देगा, और ऐसी वृद्धि जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण हो, अभिदर्ती के केवल उस कालावधि के संबंध में ही शोध्य होगी तथा वसूली योग्य होगी जो उस तारीख से जिसको की सूचना दी गई है 30 दिन का अवसान हो चुकने के पश्चात की हो। तो जिस दिन आपको नोटिस दिया गया उसके 30 दिन बाद से ही वो लागू होगा, उससे पहले की नहीं हो सकती। सबसेक्शन 2 हमें बताएगा जो नोटिस आप देंगे वो लिखित होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। निवास स्थान पर स्वयं उस टेनेंट को दे सकते हैं, उसके कुटुंब के सदस्य को दे सकते हैं, उसके नौकरों को दे सकते हैं। नौकरों को भी दिया है तो भी माना जाएगा वो वैलिड है। और यदि ये सब लोग नहीं मिलते हैं तो उसके घर के बाद चस्पा भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। ऐसा सबसेक्शन 2 बताएगा। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 देखिए, उपधारा 1 के अधीन की गई प्रत्येक सूचना लिखित में तथा भूमि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होनी चाहिए, और अभिदारी को या तो रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए या उसके निवास स्थान पर स्वयं या उसके कुटुंब के सदस्यों या उसके नौकरों में से किसी एक सदस्य या नौकर को निवदत्त या प्रदत्त की जानी चाहिए, या यदि ऐसा निवेदन या प्रदान साध्य ना हो उस स्थान के किसी सदस्य भाग पर लगाई जानी चाहिए। सेक्शन 10 बोलता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी मानक भाड़ा नियत आदि करेगा। हमने सेक्शन 7 में जो देखा स्टैंडर्ड रेंट कैसे फिक्स किया जाएगा, लेकिन फिक्स कौन करेगा उसके संबंध में सेक्शन 10 में दे रखा है। तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है, बहुत बेसिक है, मैं डायरेक्टली रीड करता जाऊंगा, इसको देखिए। सबसेक्शन 1 बताता है स्टैंडर्ड रेंट जो होगा आरसीए फिक्स करेगा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? आरसीए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिप्टी कलेक्टर करेगा, कलेक्टर करेगा, आरसीए करेगा या न्यायालय करेगा, तो आप याद रखिए आरसीए द्वारा फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे टेनेंट चाहे लैंडलॉर्ड, एप्लीकेशन कर सकता है आरसीए को, और आरसीए की लायबिलिटी है कि वो स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करेगा। किस अकॉर्डिंग? सेक्शन 7 में बताया गया उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यदि कोई वृद्धि की जानी है तो वृद्धि कर सकेगा, ऐसा सबसेक्शन 1 बताता है। देखिए सबसेक्शन 1 इसका, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो या तो भूमि स्वामी द्वारा या आवेदकारी द्वारा इस निमित्त उसे विहित रीति में किया गया हो किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़ा धारा 7 के उपबंधों के अनुसार या फिर धारा 8 में यथा निर्दिष्ट वृद्धि यदि कोई हो नियत करेगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? वो रेंट फिक्स करता है आरसीए, यानी कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आवेदन पर करेगा। आवेदन कौन कर सकता है? भूमि स्वामी या टेनेंट, दोनों में से कोई भी। सबसेक्शन 2 हमें बताएगा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के जो रूल्स हैं उनमें यदि कोई विधिपूर्ण वृद्धि होनी है तो उन रूल्स को, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिक्स करेगा, ऐसा सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 बताता है। यानी कि जब वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा तो सेक्शन 7 और 8 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। किसी स्थान का सबसेक्शन 2 देखिए, हम रीड कर रहे हैं। किसी स्थान का मानक भाड़ा या उसकी विधिपूर्ण वृद्धि नियत करने में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कोई ऐसी रकम नियत करेगा जो उसे धारा 7 या 8 के उपबंधों या उस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्त प्रतीत हो। सबसेक्शन 3 बताता है कि वो सब टेनेंसी यानी कि उपभाड़े के बारे में, यानी कि उपभाड़े पर भी मकान दिया जाता है तो उपभाड़े को भी नियत कर सकता है, सबसेक्शन 3 बताता है। देखिए किसी ऐसे स्थान का जिसका कोई भाग विधिपूर्वक उपभाड़े पर दिया गया हो
मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ांतर प्राधिकारी वो भाड़े पर दिए जाने का या दिए गए भाग का मानक भाड़ा नियत करेगा। यानी कि सब टेनेंसी पर भी यदि कोई पार्ट दिया गया तो उसका भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है, ऐसा सबसेक्शन 3 बताता है। सबसेक्शन 4 10(4) के रूप में इसको याद रखिए। सेक्शन बेसिकली रूल तो ये था कि सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा, लेकिन जो कलेक्टर होते हैं, जो भी आरसी अधिकारी होते हैं, उनको सेक्शन 7 का भी समझ में नहीं आता। आपको तो आज फिर भी समझ में आ गया होगा, उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ता है कहना क्या चाह रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आता, तो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग मामला रेंट फिक्स करते हैं। इसमें हमने 4 चीज़ दे रखी हैं बेसिकली, कि जब भी स्टैंडर्ड रेंट यदि कोई आरसीए फिक्स करता है, यदि वो सेक्शन 7 के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसे, तो उस दशा में स्थान की स्थिति को देखते हुए, स्थान की स्थानिकता यानी लोकेलिटी को देखते हुए, अवस्था को देखते हुए और उसमें दी गई सुख सुविधाओं को देखते हुए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड रेंट हमेशा ही असुसज्जित अवस्था में, अनफर्निश्ड अवस्था में फिक्स किया जाता है। ऐसा सबसेक्शन 6 में आपको मिलेगा इसके, अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए सेक्शन 10 का सबसेक्शन 4 देखिए पहले। जहाँ किसी कारण से किसी स्थान का मानक भाड़ा उन सिद्धांतों पर जो कि धारा 7 के अधीन 7 के अधीन उपवर्णित हैं अवधारित करना संभव ना हो, वहाँ भाड़ांतर प्राधिकारी ऐसा भाड़ा नियत करेगा जो उस स्थान की स्थिति, स्थानिकता तथा अवस्था या उसमें दी गई सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और जहाँ उस स्थानिकता में वैसे ही या लगभग वैसे ही स्थान हो, वहाँ ऐसे स्थानों के संबंध में दे मानक भाड़े को भी ध्यान में रखते हुए युक्त हो। यानी कि उसके आस पड़ोस में जो भाड़े पर दिए गए हैं स्थान, उनका जो रेंट है वही रेंट बना सकता है एक तरीके से। सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिए। मानक भाड़ा 12 मास के लिए अवधारित किया जाएगा, यानी कि 12 महीने के लिए अवधारित किया जाएगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। लेकिन आपको मास एक महीने का रेंट निकालना है तो फिक्स तो 12 महीने का ही किया जाएगा, उसको फिर बना अनुपात निकाल लीजिए, 12 का भाग दे दीजिए तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा, ऐसा बोलता है। परंतु देखिए, परंतु सबसेक्शन 5 का, परंतु जहाँ अभिदति मासानुमासी हो या 1 मास से कम की किसी कालावधि के लिए हो, वहाँ ऐसी अभिदति के लिए मानक भाड़े का वार्षिक मानक भाड़े के साथ वही अनुपात होगा जो अभिदति के कालावधि का 12 मास के साथ है। यानी कि तो उसके लिए आप महीने का भी निकाल सकते हैं, दिन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसी में अमेंडमेंट करके आपको निकालना पड़ेगा। सबसेक्शन 6 में बताता है कि जो स्टैंडर्ड रेंट आरसी जो फिक्स करेगा वो अनफर्निश्ड अवस्था में करेगा, ना कि फर्निश्ड अवस्था में, असुसज्जित अवस्था में। असुसज्जित का मतलब कैसा है? असुसज्जित मतलब मकान के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक मकान है, कमरा है, उसमें जो सुविधाएं दी गई, मान फर्नीचर दिया गया, टीवी दी गई, वो सब चीज़ें तो बाद में हम ऐड करेंगे उसके आधार पर, सुविधा के आधार पर। देखिए सेक्शन 10 का सबसेक्शन 6, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 6 के रूप में याद रखिए, 10(6) के रूप में याद रखिए इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अनफर्निश्ड स्टेट में फिक्स किया जाता है। इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ांतर प्राधिकारी उसका मानक भाड़ा असुसज्जित अवस्था में नियत करेगा और कोई ऐसा अतिरिक्त प्रभार भी अवधारित करेगा जो भूमि स्वामी द्वारा प्रदाय किए गए किसी फर्नीचर के लिए देय हो, और भूमि स्वामी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा अतिरिक्त प्रभार अभिदारी से वसूल करे। ठीक है, बाकी जो सुविधाएं दी जाती हैं उसके लिए अलग से फिक्स करेगा, तो वो भी उससे वसूल कर सकता है, ऐसा रूल मिलता है। आरसीए जब स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रहा होगा तो उसमें वो डेट भी मेंशन करेगा कि ये जो स्टैंडर्ड रेंट है कब से मान्य होगा। बेसिक रूल बताता है, वो डेट बताएगा, लेकिन परंतु वो बताता है जिस दिन आपने आरसीए को एप्लीकेशन की थी कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कीजिए, उसके 30 दिन पहले से फिक्स कर सकता है, इससे ज़्यादा से नहीं। मान चलिए आज मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, कितने तारीख को, आज 4 जनवरी को मैंने फिक्स एप्लीकेशन की, तो 4 जनवरी से पहले यानी कि 4 दिसंबर तक से मैं किराया दिलवा सकता हूँ स्टैंडर्ड रेंट के रूप में। इसके बाद का नहीं दिलवा सकता, इसके पहले का नहीं दिलवा सकता। मैं चाहूँ कि नवंबर से फिक्स कर दूँ 2021 का, तो नहीं कर सकता, सिर्फ 4 दिसंबर 2021 तक से करवा सकता हूँ इसे याद, ऐसा हमें सबसेक्शन 7 का परंतु बताता है। देखिए सेक्शन 10 का सबसेक्शन 7, इस धारा के अधीन किसी स्थान का मानक भाड़ा नियत करने में भाड़ांतर प्राधिकारी वह तारीख निर्दिष्ट करेगा जिस तारीख से वह मानक भाड़ा जो इस प्रकार नियत किया गया हो प्रभावशील हुआ समझा जाएगा, परंतु किसी भी दशा में वह तारीख जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई हो मानक भाड़ा नियत करने के लिए
आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से या तारीख के पूर्ववर्ती 30 दिन के पूर्व की नहीं होगी।